मैं एक बार पटना रेलवे स्टेशन पे उतरा, बहुत बार जाता रहता हूं, घूमता रहता हूं, तो रात के 2:30 बजे थे। अब ट्रेन से उतर गया, सामान थोड़ा ज्यादा था, मेरे पास एक ही सामान है, किताब है। मेरे कपड़े तो 2 ही 3 है, बस किताब है। तो उठाए गट्ठर, अब कैसे उठाए, तो कुली चाहिए भाई, तो ढूंढना शुरू किया तो एक ही कुली दिखाई दिया। मैंने कहा भाई जरा ले चलो बाहर तक। उसने कहा साहब थोड़ी देर रुक जाओ, मेरा कुछ झगड़ा है। किससे झगड़ा है? तो मेरी पत्नी से झगड़ा हो रहा है, थोड़ी देर रुक जाओ फिर मैं ले जाऊंगा। तो मैं खड़ा हो गया, दोनों की बात सुनने लगा। पति और पत्नी बात कर रहे थे। उसकी पत्नी कहीं गांव से आई हुई थी, कोई मामला था, मुझे ज्यादा उनकी भाषा समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि वो जो है ना स्थानीय भाषा बोलते हैं और मैं थोड़ा मूर्ख आदमी हूं, मुझको कम समझती। तो मैं सुन जरूर रहा था, झगड़ा चल रहा था। अंत में कुछ फैसला हुआ, और फैसला हुआ फिर उसने कहा चलो अब आपका सामान लेता हूं। तो मैंने जिज्ञासा से पूछ लिया भाई बात क्या थी? तो उसने कहा कुछ नहीं। मैंने कहा बता दो भाई। उसने कहा मेरे घर की बात है, आपको क्या बताऊं? तो फिर भी मैंने कहा बता दो। तो उसने कहा बात इतनी सी थी कि मेरी पत्नी कुछ कह रही थी, मैं मान नहीं रहा था। फिर मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा अब मैंने मान लिया। मैंने कहा क्यों मान लिया? अब देखो उसने जो आगे बोला तो मैं तो दंग रह गया, मुझे लगा कि मैं इसके पांव छू लूं, ये इतना महान आदमी है, कुली है। वो कहता है जी स्त्री जो होती है ना, स्त्री वो खूंटा होती है। खूंटा, खूंटा समझते? हिंदी का शब्द है खूंटा, खूंटा जिससे हम गाय बांधते हैं, बैल बांधते हैं। वो कहते हैं स्त्री जो होती है खूंटा होती है, और इस खूंटे से पूरा घर बंधा रहता है। ये खूंटा उखड़ गया तो घर उखड़ जाता है। अब मैंने कहा कि भाई इसने कहीं यूनिवर्सिटी में गया नहीं, कोई डिग्री इसके पास है नहीं, इतने ज्ञान की बात इसने कैसे कही? तो मैं पूछा तुम कहां रहते हो? तो उसने बताया वहां रहता हूं, कंकड़ बाग कोई जगह बताई थी, वहां रहता हूं, झोपड़ी में रहता हूं। फिर मैंने कहा ठीक है झोपड़ी में रहते हो वो अलग बात है, तुम्हारे मित्र यार कौन है? तो उसने कहा मेरे ही जैसे हैं, कोई कुली है, कोई पत्थर तोड़ता है, कोई कुछ करता है, हम सब रात को बैठते हैं और यही चर्चाएं करते हैं। मैंने कहा बड़े ज्ञान की बात है ये तो। कोई फिलोसोफर इस बात को पाने में 10 साल लगाएगा, डबल पीएचडी करना पड़ जाएगा उसको, ट्रिपल पीएचडी, और उसको साधारण। तो मेरा यह मानना है कि ये बिना पढ़े लिखे लोग बहुत ज्ञानी हैं। ये अनजाने में कई बार ऐसी बातें करते हैं या ज्ञान के काम करते हैं जो जानकर करें तो सबका गौरव और सम्मान इतना ही हो जितना हमारा आपका है। तो बागवट जी ने कह दिया। उसके बाद बहुत सारे वैद्यों ने अनजाने में ये किया कि बागवट जी कह गए इसलिए गोमूत्र में घिस के दो, हरडे है ना, गोमूत्र में घिस के दो तो ज्यादा लाभ करती है, पानी में घिस के दो तो कम लाभ करती है, ऐसे ऐसे। तो मैंने उन वैज्ञानिकों से झगड़ा ले लिया इसी आधार पर कि ये बोला है, हजारों साल किया है। ये अलग बात है कि रिपोर्ट्स नहीं रखी उन्होंने, तो ठीक है हम निकाल के देंगे आपको। तो उनका एक ही कुतर्क था कि जी मूत्र इतना अच्छा होता तो गाय क्यों छोड़ती इसको, आपका मूत्र अगर इतना अच्छा होता तो आप क्यों छोड़ते इसको। फिर बाद में मुझे दादी की बात याद आई कि दादी ये कहती थी कि ये गाय नहीं है, माता है, माता है, माता। वो कभी भी हम कहते थे गाय, तो वो कहती थी गाय मत बोलो, गो माता, या तो माता बोलो नहीं तो गो माता। गाय नहीं बोलने दिया कभी भी उसने, क्योंकि गाय बोलना वो कहती थी अपमान है उसका। तो गौ माता है। अब माता जो होती है हर जरूरी चीज बच्चे के लिए छोड़ती है, ये आप सब जानते हैं। बच्चा उत्पन्न हुआ तो उसको सबसे ज्यादा जरूरी है दूध, तो मां दूध छोड़ना शुरू कर देती है। बच्चे होने के पहले तक नहीं है, वो बच्चा होने के बाद ही है। तो माता के बारे में यह कहा जाता है, मां की परिभाषा इस देश में है कि हर जरूरी चीज जो उसके बच्चे को चाहिए वो छोड़ती है। तो मुझे लगा गाय भी माता है तो ये बहुत जरूरी चीज है शायद हमारे लिए, मूत्र, तो ये हमारे लिए शायद छोड़ती है। हम मूर्ख हैं कि उसको इकट्ठा नहीं करते, बेकार जाने देते हैं। तो वैज्ञानिकों को मैंने कहा भाई हमारे यहां तो ये कहा जाता है कि ये गाय नहीं है, माता है। तो मां कुछ जरूरी चीज हमारे लिए छोड़ती है, तो शायद ये जरूरी हो। तो उनका अच्छा ठीक है, अब आप बहुत जोर दे रहे हो, और हमने कई तरह का प्रेशर डलवाया था उनके ऊपर, तो चलो करके देख लेते हैं। फिर एम्स के और एमसीआई के वैज्ञानिकों ने काम किया, और काम करने के बाद 8 महीने के बाद वो कहते हैं बात आपकी बिल्कुल सही है, ये गोमूत्र हमारे लिए ही गाय छोड़ती है, हमारे लिए ही छोड़ती है। हमको बीसियों बीमारियां हैं जो इससे ठीक होती है। तो आप अपने जीवन में गाय के प्रति देखने का थोड़ा नजरिया बदल दो। अब तक आप गाय को दूध के लिए देखते थे, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं मूत्र के लिए देखो। दूध तो बोनस है, मूत्र उसकी जिंदगी के आखिरी दिन तक मिलने वाली औषधि है। दूध तो थोड़े ही दिन मिलेगा, आप जानते हैं गाय थोड़े दिन दूध देती है, जैसे मां थोड़े दिन दूध दे सकती है वैसे गाय भी थोड़े ही दिन दे सकती है, हमेशा नहीं दे सकती। थोड़े दिन के बाद दूध बंद हो जाता है, लेकिन मूत्र जीवन के आखिरी दिन तक देती है। और उस मूत्र से हमने करके देख लिया, वैज्ञानिकों ने मान लिया कि 48 बीमारियां तो जड़ से ठीक हो जाती हैं। ये बीमारियां क्या क्या हैं फिर से सुना देता हूं। जोड़ों के दर्द सब तरह के, किसी भी स्तर के जोड़ों के दर्द, पित्त की बीमारियां किसी भी तरह की, कफ की बीमारियां किसी भी तरह की, गोमूत्र से ठीक होती है। आप बोलेंगे इसको लेना कैसे चाहिए? बागवट जी ने इसका तरीका यह बताया है कि गोमूत्र लेना हो तो उसका सबसे अच्छा समय है सवेरे का। वंदे मातरम। राजीव भाई के अनुज भाई प्रदीप दीक्षित द्वारा संचालित एवं सेवाग्राम वर्धा स्थित राजीव दीक्षित मेमोरियल स्वदेशी उत्थान संस्था के माध्यम से
स्वदेशी चिकित्सा के व्याख्यानों की सीडी उपलब्ध कराई जाती है, जिसे आप केवल 10 रुपए के लागत मूल्य पर प्राप्त कर सकते हैं। राजीव भाई के इन प्रेरणादायी व्याख्यानों की सीडी को आप अपनी क्षमता अनुसार 100, 200, 500 या अधिक संख्या में दान करें और स्वदेशी चिकित्सा के इन व्याख्यानों को घर घर पहुंचाने में हमारी मदद करें। सवेरे का समय बताया है, अच्छा है। सवेरे गोमूत्र लेना चाहिए। कितना लेना चाहिए? तो ये मात्रा भागवत जी बोल कर गए कि जो बहुत ज्यादा बीमार हैं, बहुत बीमार हैं, उनको एक दिन में 100 ग्राम नहीं कहा है, लेकिन जो मात्रा दी है वो ग्राम के बराबर है। और 100 ग्राम बोल रहा हूं ताकि समझ में आए, नहीं तो उनकी मात्रा बोल दी तो समझ में नहीं आएगी, लेकिन वो लगभग 100 ग्राम। तो जो बहुत बीमार हैं उनको 100 ग्राम, 100 मिलीलीटर। 100 मिलीलीटर माने एक कप जो चाय का है ना, उसमें 150 ml चाय आती है, 150 मिलीलीटर, तो उसका पाव कप मान लो। ये बीमार, बहुत बीमार लोगों के लिए। और वो कहते हैं कि इसको आधा आधा करके लो तो और अच्छा है। तो आधा एक बार ले लिया, आधा दूसरी बार ले लिया। और जिस समय लें पेट खाली रहे, तो नाश्ते के पहले। अब पेट खाली 2 समय रहता है दिन में, एक तो सुबह सुबह, और दूसरा जब भोजन के बाद आप 4 घंटे निकल जाए ना तो पेट लगभग खाली हो जाता है, तो शाम को ले सकते हैं बीमार लोगों। और जो बीमार कम है या स्वस्थ हैं, निरोगी हैं और लेना चाहते हैं, उनको एक ही बार। तो 50 मिलीलीटर की मात्रा उन्होंने बताई उसके लिए। स्वस्थ, कम बीमार 50 मिलीलीटर। 50 मिलीलीटर माने एक कप का तिहाई हिस्सा, 1/3। तो ये आप ले सकते हैं। अब जिस गाय का मूत्र आप ले रहे हैं उसके बारे में एक छोटी जानकारी उन्होंने जोड़ी उसमें। वो ये कहते हैं सूत्र में कि गाय जो मूत्र पीने लायक माने औषधि के रूप में देती है, वो गाय को पैदल चलना बहुत आवश्यक है। माने वो चले, दिन में घूमे, टहले। बांधी हुई गाय जिसको आप चलने ही मत दो, घर में ही बंधी रहे, उसके मूत्र के बारे में भागवत जी कहते हैं कि वो उपयोगी नहीं है, उपयोगी नहीं। अब हमने क्या देखा कि ये जो जर्सी गाय है ना, जर्सी, होलिस्टियन, फ्रीजियन, ये बंधी हुई गाय है। आप इसको छोड़ भी दो तो जाती नहीं है, बद्ध से बैठ जाती है। खड़ा करो फिर बैठ जाएगी, फिर खड़ा करो फिर खड़ी भी नहीं होती, ज्यादा देर बैठी रहेगी। चलना तो उसके लिए इतना भारी है कि जब वो चलेगी तो ऐसी कराह निकलती है उसके मुंह से। तो ये बंधी हुई गाय है। भागवत जी कहते हैं बंधी हुई गाय का मूत्र अच्छा नहीं है। तो हमने जर्सी का निकाल के देखा, वो सच में अच्छा नहीं। जर्सी गाय के मूत्र में 3 ही घटक है और देशी गाय के मूत्र में 18 घटक है। जो कुछ मिट्टी में है वो गाय के मूत्र में। अच्छा, फिर मुझे बचपन की एक बात याद आई। मेरी दादी मां ने कहा कि गाय के शरीर में 33 करोड़ देवता है। अब बात सुन ली, बैठ गई मन में। एक्सप्लेनेशन में पूछता था अपने आप से कि ये कैसे हो सकता, 33 करोड़ देवता, 33 करोड़ देवता। तो हमारे यहां एक शब्द है कोटि। कोटि, कोटि है ना, कोटि। कोटि का एक अर्थ होता है करोड़ और कोटि का एक अर्थ होता है प्रकार। संस्कृत शब्द है कोटि। कोटि का एक अर्थ है करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, जो गिनती में आप गिन। कोटि का दूसरा अर्थ है प्रकार। तो शायद यहां पर जो अर्थ है वो प्रकार वाला है। 33 प्रकार के देवता, 33 करोड़ नहीं, क्योंकि जिस समय भागवत जी ने लिखा था उस समय हिंदुस्तान की आबादी 20 करोड़ से कम रही होगी। तो 33 करोड़ देवता कैसे हो सकते हैं जब कुल मनुष्यों की संख्या इतनी कम है? तो शायद वो प्रकार वाला है। और आजकल बहुत लोग खिल्ली उड़ाते हैं ना हिंदू धर्म की, क्या बात करते हो, 33 करोड़ देवता है तुम्हारे यहां, हमारे यहां तो एक ही देवता है और देवता तो एक ही होता है। तो वो शायद 33 प्रकार के देवता हैं, ऐसा है। अब मैंने एक बार पुराने शास्त्रों से गाय का एक चित्र निकला हुआ देखा, तो देवताओं का बना हुआ था कि गाय के शरीर में कौन कहां है। जैसे गाय के मूत्र में धन्वंतरी देवता है, गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का निवास है। एक संस्कृत सूत्र है गोमय वसति लक्ष्मी, गाय के गोबर में लक्ष्मी है, गोमूत्र में धन्वंतरी है, गाय के गले में शंकर जी हैं, ऐसे ऐसे करके है। अब मैंने कहा करके देखो भाई, हैं तो करके देख लो। तो पहली बात तो समझ में तुरंत आ गई कि गोमूत्र से इतने रोग ठीक हो रहे हैं, और धन्वंतरी तो आरोग्य के लिए ही उत्पन्न हुए थे, तो मूत्र में धन्वंतरी तो है पक्का। गोबर में लक्ष्मी है क्या? तो हम लोग 6-7 साल से ये प्रयोग कर रहे हैं, और अब जाके हम ये कह सकते हैं कि सच में महालक्ष्मी है गोबर में, लक्ष्मी नहीं महालक्ष्मी। क्योंकि हमने गोबर का उपयोग किया खेतों में, यूरिया डीएपी बंद करा दिया। भारत में हमारा जो अभियान है ना, हिंद स्वराज अभियान, आजादी बचाओ आंदोलन, इसके करीब करीब कार्यकर्ता पूरे देश में 18-20 हजार ऐसे हैं जो गोबर से ही खेती करते हैं। यूरिया का एक दाना नहीं डालते, डीएपी नहीं डालते, गोबर ही डालते, जब जरूरत पड़े गाय का गोबर डालते। और उनकी खेती पहले से इतनी अच्छी है कि उत्पादन उनका 2 से 3 गुना बढ़ गया। पहले हमारा कोई कार्यकर्ता कपास करता था तो यूरिया डीएपी से 1 एकड़ में 2-2.5 क्विंटल, अब गोबर डाल के करता है तो 7 क्विंटल कपास। पहले हमारा एक कार्यकर्ता गेहूं करता था तो यूरिया डीएपी से 1 एकड़ में 12 क्विंटल गेहूं, अब गोबर से गेहूं करता है तो 24 से 25 क्विंटल गेहूं उसी 1 एकड़।
धान करते थे, चावल करते थे, तो यूरिया डीएपी से आता था मुश्किल से 15-17 क्विंटल धान, चावल उसमें भी कम होता था। अब हम धान करते हैं तो 30 क्विंटल तक आता है उसी गोबर से। बाजरे में किया, मक्के में किया, गन्ने में तो इतना अद्भुत परिणाम है कि यूरिया डीएपी का गन्ना करो तो गन्ना ज्यादा से ज्यादा 8 फीट ऊंचा होता है, गोबर से गन्ना करो तो 14 फीट तक ऊंचाई जाती है। गन्ने में यूरिया डीएपी से रिकवरी 8% है, गोबर से रिकवरी 14-15% है। और जो गोबर से गन्ना करें और उसका गुड़ बनाए, रस से गुड़ बनाए, तो वो गुड़ का अंतरराष्ट्रीय बाजार में भाव 70 रुपए किलो है और आप 15 रुपए किलो खरीदने में परेशान है। क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में लोग कहते हैं कि जी गोबर का गन्ना और उसका रस और गुड़ मिलता नहीं किसी देश में, भारत में ही संभव है, क्योंकि देशी गाय ही भारत में है और किसी के पास देशी गाय है नहीं। तो गोबर में लक्ष्मी है, क्योंकि आप उत्पादन बढ़ाएंगे, बाजार में बेचेंगे, लक्ष्मी आएगी। तो गोमय वसति लक्ष्मी, गोमूत्रे धन्वंतरी, सूत्र कुछ ऐसा है कि मूत्र में धन्वंतरी, गोबर में लक्ष्मी। अब ये गोबर पर एक्सपेरिमेंट करते करते हम यहां तक आए हैं कि गाय के गोबर में से गैस निकलती है। ये गैस से आप अपने घर का चूल्हा तो जला ही सकते हैं, ये तो पुरानी बात है। अभी आज की बात जो है वो ये कि गाय के गोबर से निकली हुई गैस से गाड़ी चला सकते हैं। गाड़ी माने टाटा सूमो, टाटा इंडिका, टाटा सियरा, टाटा की वो सफारी, ये सब चलती है, बहुत आराम से चलती है। गोबर गैस है ना, उसको सिलेंडर में भरो और वो सिलेंडर गाड़ी में लगा दो तो बिना इंजन बदले और कोई तकलीफ किए वही गाड़ी दौड़ती है। दिल्ली में आईआईटी है, कभी भी आप वहां चले जाइए, आईआईटी कैंपस की सब गाड़ियां गोबर गैस से ही चलती है। और इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट में एक केस का भी फैसला हुआ है। हमारे देश का अदालत अब तक ये कहती थी कि गाय दूध न दे तो बेकार है, काट दो। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला बदल दिया, वो कहते हैं ये दूध नहीं दे तो भी उतनी ही उपयोगी है, क्योंकि गोबर दे रही है और मूत्र दे रही है। कोर्ट ने अपना जजमेंट बदला, ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने अपना पुराना जजमेंट बदला, ये एक्सपेरिमेंट होने के बाद। अब थोड़े दिन में हमारी तो एक योजना है, आप अगर मदद करेंगे तो हम जरूर करेंगे इस योजना को। गांव गांव जहां भी गाय है वहां गोबर है। गोबर है तो हम क्या करने वाले हैं, गोबर गैस प्लांट छोटे छोटे हर जगह, गैस निकालो और सिलेंडर में भरो। कम प्रेशर की मदद से आप जानते हैं कोई भी गैस सिलेंडर में भरी जा सकती है, तो कम प्रेशर की मदद से गैस सिलेंडर में भरो और सिलेंडर खुद भी इस्तेमाल करो, दूसरों को भी दो। ये एलपीजी का चक्कर खत्म करो, क्योंकि एलपीजी आयातित है, माने इंपोर्टेड है। दूसरे देश के सामने हम भिखारी बन के खड़े हैं, जी दे दो। ईरान से मांग रहे हैं, इराक से मांग रहे हैं, ईरान आंखें दिखा रहा नहीं देते। हाँ देंगे तो इस कीमत पे देंगे, गरज है तो ले लो, नहीं तो मत लो। तो हमारी सरकार भीगी बिल्ली बनी हुई उनके सामने रिरियाती है, गिगियाती है। ये चक्कर अभी खत्म करना, हमको तो डीजल पेट्रोल ही खत्म करना है इस देश में, जरूरत ही नहीं डीजल पेट्रोल। जब तक गाय जीवित है उसका गोबर है, गोबर से गैस है, गैस से सब चलेगा। आपकी बिजली भी बना लो, गाड़ियां भी चला लो, रसोई गैस भी जला लो, घर के सब काम गोबर गैस से हो सकते हैं। और गोबर गैस की बनाई हुई रोटी का स्वाद आपके एलपीजी की रोटी के स्वाद से कई गुना अच्छा है, करके देख लीजिए आप। तो हमारी भविष्य की योजना है कि हम इस अभियान में आगे ये करने जा रहे हैं, गांव गांव के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देके कैसे गोबर गैस बनाई जाए, कैसे प्लांट लगाया जाए, कैसे उसको निकाला जाए गैस को, कैसे सिलेंडर में भरा जाए। जिस दिन ये काम बड़े पैमाने पर चल पड़ा, हिंदुस्तान को डीजल पेट्रोल एक बूंद खर्च करने की जरूरत नहीं, गाय से ही देश चलेगा। तो समझ में आएगा कि इसमें महालक्ष्मी है गाय के गोबर, लक्ष्मी नहीं महालक्ष्मी। भारत में 17 करोड़ गाय है, इसकी डबल चाहिए, 34 करोड़ में ये हो जाएगा। हमने जो हिसाब निकाला है, एक गाय का गोबर एक दिन में 10 किलो, अभी 17 करोड़ गाय है तो एक दिन का उनका गोबर है 170 करोड़ किलो। लेकिन सारे देश के डीजल की खर्चा और पेट्रोल का खर्चा और एलपीजी का खर्चा, ये पूरा अगर हम कवर करना चाहें तो गाय चाहिए 34 करोड़। हम आधे का तो कर सकते हैं, आज जितनी गाय है 34 करोड़। अब ये 34 करोड़ गाय कहां से आएगी? ये तभी आएगी जब कटना बंद हो। आप अगर इसका संरक्षण करें, गाय का कटना इसका बंद करा दें, तो गाय की संख्या अपने आप 34 करोड़ हो जाएगी। क्योंकि भारत की जो गाय है, देशी गाय, वो 20 साल जीवित रहती है और 20 साल में कम से कम 17 बार मां बन सकती है वो भारत की गाय। और ये जो जर्सी है ना, इसकी उम्र ही नहीं है, ये ज्यादा से ज्यादा 8 से 9 साल जीवित रहती है और 8 से 9 साल में 5-6 बार ही मां बनती है। और भारत की जो देशी गाय है, इसके बारे में भागवत कहते हैं कि इससे जैसी कोई दूसरी चीज भगवान ने नहीं बनाई। भागवत जी कहते हैं कि इसके जैसी दूसरी चीज कोई भगवान ने नहीं बनाई। ये देशी गाय है, मां बनेगी, बछड़ा आएगा, बछड़ी आएगी तो गाय बनेगी, बछड़ा आएगा तो बैल बनेगा। और देशी गाय का बछड़ा ही बैल बनता है, ये जर्सी वाला नहीं बनता। क्योंकि देशी गाय के शरीर पर कंधा है, तो कंधा चाहिए ना बछड़े को बैल बनने के लिए, तो वो तभी संभव है। इसलिए देशी गाय का संरक्षण करना बहुत जरूरी है।
आप बोलेंगे जी संरक्षण कैसे हो? भागवत जी कहते हैं कि भारत को भगवान की सबसे अच्छी देन है वो ये गाय है, जिसको हम देशी गाय कहते हैं। इसकी हमेशा सेवा करो तो ये संरक्षित हो। शायद इसलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा गाय की सेवा करो तो मोक्ष मिलेगा, 33 प्रकार के देवता खुश रहेंगे। और मैंने करके देखा, ये देशी गाय आप घर में रखो, उसकी सेवा करो, सवेरे सवेरे सो के उठो, बस गाय को देखो, कुछ मत करो, बैठ जाओ, देखो उसको सामने, और आपके शरीर में इतनी खुशी और आनंद पैदा होगा उसका चेहरा देखने मात्र से। करके देख लो इसको। मैं अभी एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, डिप्रेशन के कुछ मरीजों को मैंने इकट्ठा किया है एक गौशाला में डिप्रेशन के मरीजों को इकट्ठा किया है। कोई दवा नहीं देते, वो कहते हैं जी गाय के सामने बैठो बस और देखो, उसको देखो, उसकी आंखें देखो, आंखों में जितनी सुंदरता है देशी गाय की कहीं नहीं मिलेगी आप। और जो आप गाय पहचान सकते हैं, भारत में एक गाय है किल्लारी गाय कहते हैं उसको, किल्लारी गाय, एकदम गुलाबी आंखें, सुर्ख गुलाबी आंखें, उसकी आंखें देख लिया आपने तो डिप्रेशन और अवसाद आपका खत्म हो जाए। इतना आनंद मिलता है गाय को देखने से। तो गाय देखने मात्र से अगर आनंद की प्राप्ति हो रही है तो ये उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। मूत्र से तो बीमारियां ठीक हो ही रही हैं, गोबर से तो बहुत कुछ हो ही रहा है अपने देश में, उसकी आंखें देखने मात्र से खुशी पैदा होती है। और उसी गाय के साथ एक भैंस को देख लो, बराबर में एक गाय खड़ी कर लो, एक भैंस खड़ी, भैंस का चेहरा देख लो आप, तो ना हो तो डिप्रेशन हो जाएगा। हाँ, भैंस का चेहरा देखते ही मन में जो पैदा होता है ना, वो वॉमिटिंग सेंसेशन जैसा, और गाय का चेहरा देखते ही खुशी। तब मुझे ये सब बातें समझ में आई कि हमारे पुरखे गाय के लिए कितने प्रेमी और कितना उसको बचाने के लिए लगे रहे। और आप जानते हैं कि इस हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई गाय से शुरू हुई। जो 1857 में मंगल पांडे ने गाय की चर्बी के कारतूस की बात सुनी नहीं होती, तो गोली मारी नहीं होती, तो क्रांति शुरू नहीं होती। और महात्मा गांधी जो इस आजादी के आंदोलन के सबसे बड़े नेता थे, वो ये कहते थे मेरा शरीर काट दो, गाय को मत काटो। और एक जगह तो गांधी जी ने अंग्रेजों को कड़क भाषा में कहा कि तुम भारत को गुलाम रखना चाहते हो रखो, गाय काटना बंद कर दो, मैं आंदोलन वापस ले लूंगा। वो कहते हैं गाय बच गई तो आजादी तो आ ही जाएगी। एक बार गांधी जी को एक अंग्रेज पत्रकार ने पूछा कि आपको आजादी और गाय दोनों में से क्या चाहिए, तो कहते हैं गाय बचा दो, आजादी तो आ ही जाएगी। गांधी जी जैसे आदमी को इतना लगता था। और गाय के बारे में इतनी सारी अच्छी बातें कहते हुए एक खराब बात कह दूं कि यही गाय सबसे ज्यादा कट रही है। और आप जिस राज्य में रहते हैं वहां सबसे ज्यादा कट रही है, तमिलनाडु और केरल। एक साल में 4.5 करोड़ गाय कट जाती है इस देश। इस तमिलनाडु में ऐसे ऐसे कत्ल खाने हैं जहां एक दिन में 14,000 गाय कट जाती है। आप चाहें तो सबके नाम पते मैं दे सकता हूं। इसी तमिलनाडु, केरल में उससे भी बड़े कत्ल खाने हैं जहां एक दिन में 17-18,000 गाय कट जाती है। तो जो गाय इतनी उपयोगी है वो कट रही है, इसको कटना बंद कराना ही पड़ेगा अगर हिंदुस्तान को डीजल पेट्रोल के दुष्चक्र से निकालना है। मैं आपको एक कैलकुलेशन बताता हूं। एलपीजी गैस का सिलेंडर आप कितने में खरीदते हैं? 300 रुपए में। हाँ, गाय गैस का सिलेंडर माने गोबर गैस का सिलेंडर उतना ही बड़ा जो एलपीजी का है, आप अगर गोबर गैस का खरीदो तो 67 रुपए में मिलेगा, 67। आप 1 लीटर पेट्रोल में कितनी गाड़ी चलाते हैं? 1 लीटर पेट्रोल में 20 किलोमीटर, है ना? 10 नहीं 20 मान लो, अच्छी से अच्छी गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में अच्छी से 20 किलोमीटर। 1 किलो गोबर गैस में वही गाड़ी 33 किलोमीटर चलती है। 1 किलो गोबर गैस में वही गाड़ी 33 किलोमीटर। और आप जब खर्चा निकालते हैं ना गाड़ी चलाने का पर किलोमीटर खर्चा, तो डीजल का खर्चा शायद 4.5 के आसपास आता है, पेट्रोल का खर्चा 6-6.5 रुपए आता है। गाय के गोबर से पर किलोमीटर गाड़ी चलाने का खर्चा 1 रुपए 15 पैसे आता है। तो सस्ता भी पड़ेगा, हमारे यहां आसानी से उपलब्ध है क्योंकि गायें उपलब्ध है। और पूरे देश को डीजल पेट्रोल का साल का खर्चा अभी 2,80,000 करोड़ का हो चुका है। सरकार इसी से सबसे ज्यादा परेशान है, ये पूरा खर्चा बच सकेगा। और 2,80,000 करोड़ में तो 34 करोड़ गाय आराम से पाल सकेंगे। तो गाय बचाने का काम करना है। वो इसलिए कि भागवत जी बोलकर गए हैं कि ये सबसे सुंदर वस्तु या चीज या प्राणी बनाया इस देश में भगवान ने। और मैं ऐसा मानता हूं कि थोड़ा इसको संशोधन कर सकते हैं। प्राणी नहीं, प्राण है ये देश का। और हम ये कहते हैं ना जानवर, जानवर नहीं, जान है इस देश की। भारत को अगर भारत की जान है तो ये गाय है, भारत की प्राण है तो ये गाय है, ये है तो हम हैं। कई बार मैंने लोगों को ये कहते सुना है हम गाय पालते हैं, उनको हाथ जोड़कर कहता हूं कि आप गाय नहीं पालते, गाय आपको पालती है।
ये अहंकार मत करिए अपने मन में कि हम गाय पालते हैं। आपके मन में विनम्रता आनी चाहिए कि गाय हमें पालती है। आप क्या पालेंगे जी? वो तो भगवान की है, आपकी हैसियत नहीं उसको पालने की। वो तो भगवान की कोई कृपा हो गई आपके ऊपर जो आपको दे दी उसने। तो ये कृपा आप सब पर हो तो इसके लिए कुछ प्रयास करें। आप बोलेंगे जी क्या करें? सबसे पहला प्रयास कि गाय का कत्ल रुके। गाय का कत्ल रुकने में आप कहेंगे जी हम क्या कर सकते हैं? आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। वो ये कि आप अपने जीवन में एक संकल्प ले लो कि जी दूध पिएंगे तो गाय का ही पिएंगे। मुझे बाबूजी 3-4 दिन से एक जानकारी दे रहे हैं। एक राधा कृष्ण बजाज जी उनके यहां आया करते थे। राधा कृष्ण बजाज का नाम शायद आपने सुना हो, बहुत बड़े गांधीवादी नेता रहे, विनोबा जी के साथ रहे और आजादी के आंदोलन से इस देश को संभालने और संवारने में लगे रहे। उन्होंने संकल्प ले रखा था जी दूध पीऊंगा तो गाय का ही। तो ये बाबूजी बताते हैं कि इनके घर आते थे तो गाय का ही दूध पीते थे। अब मैं सोचता हूं कि राधा कृष्ण बजाज जैसा संकल्प सब ले लें कि जी दूध पिएंगे तो गाय का ही पिएंगे, पिएंगे ही नहीं भैंस का, पिएंगे नहीं डेयरी का, गाय का ही पिएंगे। तो आप जितने लोग यहां बैठे हैं, अगर आपने ये संकल्प ले लिया कि रोज गाय का ही दूध पिएंगे तो इसी चेन्नई में गाय पालने वालों की लाइन लग जाएगी। आप देखना, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं आज का मार्केट कंज्यूमर मार्केट है, बायर्स मार्केट है। आज की दुनिया में खरीदने वाले का मार्केट है, बेचने वाले का कुछ नहीं है। जो डिमांड खड़ी करे तो सप्लाई आती है। तो आप सोच लो जी गाय का ही दूध पिएंगे तो गाय के दूध की सप्लाई आएगी। कैसे आएगी? कुछ लोग गाय खरीदेंगे, कुछ गाय पालन करेंगे, कुछ गौशालाएं खोलेंगी, कुछ दूध डेयरियां बनेंगी। फिर आप बोलेंगे जी देशी गाय मिलेगी क्योंकि 17 करोड़ अभी है, पूरी नहीं कट गई है, 17 करोड़ अभी है तो मिल जाएगी। और जितनी अच्छी गाय चाहिए उतनी अच्छी मिल जाएगी। आप कहेंगे जी देशी गाय का दूध कम होता है, ज्यादा दूध की गाय भी है, कम दूध की गाय। भगवान ने इस देश में बड़ा बैलेंस बनाया। ये बहुत दिन में मेरे समझ में आया कि जो गाय दूध कम देती है उसके बछड़े मजबूत बैल होते हैं और जिसका दूध ज्यादा है उसके बछड़े कुछ कमजोर बैल होते हैं। तो कम दूध देने वाली गाय बछड़ों के लिए है, ज्यादा दूध देने वाली गाय आपके लिए है। गाय सबको ध्यान रखती है, तो आप ज्यादा दूध वाली भी गाय ले सकते हैं। इस देश में ऐसी गाय हैं, आप चलो तो मैं दिखाऊं, जो 65 लीटर दूध देती है एक दिन में। 65 लीटर। आपको चाहिए तो 1 लाख रुपए की है, महंगी नहीं है। 5 लाख की गाड़ी खरीद लेते हैं आप, 10 लाख की गाड़ी खरीद लेते हैं। 1 लाख की गाय क्या महंगी है? और वो गाय अगर आ गई तो आप देख के दंग रह जाएंगे, क्योंकि मैंने वो हरियाणा में देखी है, पंजाब में देखी है। 65 लीटर दूध है, एक आदमी निकाल नहीं पाता, 3 लगते हैं निकालने। हाँ, क्योंकि कितना निकालेगा। और मैंने देखा हरियाणा में जो लोग रखते हैं ना, उनके घर में 3 लोग उसका दूध दुहते हैं। और इतनी सीधी है वो कि बच्चा भी चाहे तो उसका दूध दुहने बैठ जाए। नहीं लात मारती, ना सींग मारती है, दूध बहुत है। खाना भी थोड़ा अच्छा है उसका, क्योंकि दूध इतना अच्छा है तो खाना भी अच्छा होगा। उसको एक चीज बहुत पसंद है जो आप खिलाएं तो, गन्ना होता है ना, गन्ना, उसके ऊपर का हिस्सा ये खिलाते जाओ, दूध उसका बढ़ता ही रहता, कम नहीं होता। पहली बार मां बनेगी, दूसरी बार दूध बढ़ता ही जाता, गन्ना खिलाते रहो बस उसको सबसे ज्यादा। ऐसी भी गाय इस देश में है जो 65 लीटर दूध देती है, और ऐसी भी गाय है जो 1 लीटर दूध देती है, वो आपके आसपास है। लेकिन 1 लीटर वाली भी तिरस्कार मत करो, क्योंकि वो बछड़े जो देगी वो बैल बनेंगे अच्छे। तो बैल तो चाहिए हमें, क्योंकि ट्रैक्टर से खेती ज्यादा दिन कर नहीं पाएंगे। जो डीजल 100 रुपए लीटर हुआ तो क्या चलाएगा ट्रैक्टर किसान? तो बैल तो चलाना ही पड़ेगा। इसलिए देशी गाय कम दूध वाली, उसको आप तिरस्कार की दृष्टि से मत देखो, उसके बछड़े मजबूत बैल हैं। जो दूध ज्यादा देती है उसके बछड़े कुछ कमजोर होते हैं। मैंने वो करके देखा, कम दूध वाली गाय का बछड़ा बैल बनता है ना, तो 3 टन माने 3000 किलो माल आराम से 40 किलोमीटर तक बिना रुके लेके जाता है। और जो ज्यादा दूध देने वाली गाय है उसका बछड़ा 3 टन माल लेके जाएगा, लेकिन 3 जगह रुकेगा, रेस्ट लेगा, फिर चलेगा। और जो कम दूध वाली गाय का बछड़ा है वो स्पीड बहुत तेज है उसकी दौड़ने में, आप मुकाबला नहीं कर सकते घोड़े का उसके साथ। और जो ज्यादा दूध वाली गाय है उसका बछड़ा होता है बैल, लेकिन धीरे धीरे चलता है। तो हर एक चीज की अपनी अपनी विशेषता है। इस देश में भगवान ने सब कुछ सोच समझ के बना। तो आप दूध पीना शुरू करो गाय का, तो गाय की डिमांड बढ़े तो फिर यहां गौशाला खोले, या पहले से चल रही गौशाला सुधारो। फिर आप बोलेंगे जी रखेंगे कहां? चेन्नई के आसपास इतनी जमीनें हैं, बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारी जमीनें हैं, आप कहीं भी ले सकते हैं। और ये विदेशी कंपनियां आके चेन्नई के आसपास जमीनें खरीद रही हैं, तो आप क्यों नहीं खरीद सकते गाय के लिए? तो आप सब मिलकर, मेरा तो ऐसा भावना है कि एक समिति बना लो, या तो एक ट्रस्ट बना लो, 200, 400, 500, 1000, 2000 गाय रख लो। संभालना कैसे वो मेरे जैसे लोग आपको बताते रहेंगे। और कोई भी गाय का वारिस हो सकता है, 10-10 हजार रुपए इकट्ठा करो, एक एक गाय आपके नाम से वहां रहे, घास चारा खिलाने वाला और उसकी साज संभाल करने वाले जितने लोग चाहिए कहीं ना कहीं से मिल जाएंगे। क्योंकि गाय पालन करने के लिए मन में जो भक्ति है ना, वो बहुत लोगों में अभी भी बची हुई है। ऐसे बिहार में मैंने हजारों लोग देखे हैं जो गाय पालन के लिए कहीं भी जाने को तैयार है।
उत्तर प्रदेश में है, तो वो आ जाएंगे, आपकी गायों को संभालेंगे। उनको पुण्य चाहिए, मोक्ष चाहिए, आपको दूध चाहिए, दोनों का मेल हो जाएगा। तो पालने वाले भी मिल जाएंगे, गाय भी मिल जाएगी। बस आप तो संकल्प कर लो जी कि हम तो करेंगे। अब आप में से जो भी लोग दानवीर हैं, जो दान देते हैं, मैं कहता हूं गाय के लिए निकालो थोड़ा थोड़ा, और गाय के लिए थोड़ा थोड़ा निकाला तो पूरी व्यवस्था बन जाएगी। मैं तो आपको मेरे छोटे से गांव की जानकारी दे रहा हूं। मैं बहुत छोटे गांव में रहता हूं, सेवाग्राम उसका नाम है, गांधी जी का बसाया हूं। तो गांधी जी का असर अभी तक उस गांव पर है। गांधी जी गाय को बहुत प्रेम करते थे, तो उस गांव के जितने भी किसान हैं वो गाय ही पालते हैं। मैं जिस छोटे से गांव में रहता हूं, उस गांव के आसपास के 40 गांव में 56,000 गाय है। आसपास के 40 गांव में 56,000 गाय। हर दिन 1.25 लाख लीटर दूध आता है, और जिसको चाहिए वो चला जाता है। फिर थोड़ा बच जाता है तो उस दूध से बिस्किट बनाते हैं, गाय के दूध का बिस्किट। हमारे यहां का खा लें तो आप सारे बिस्किट भूल जाएंगे। फिर वो बच जाता है तो फिर दही बना लेते हैं, दही का मट्ठा, मट्ठे से मक्खन बना लेते हैं, मक्खन से घी भी मिल जाता है। तो घी भी मिलता है वहां पे, गाय के दूध का मक्खन भी मिलता है, मावा मिलता है, मावा माने खोवा, फिर उससे पेड़ा बना लेते हैं, वगैरह वगैरह सब हो रहा है। और जो किसान ये गाय पाल रहे हैं उनके पास जमीन नहीं है ज्यादा, आप ध्यान दो इस बात। किसी के पास 1 एकड़ 2 एकड़, लेकिन सब लखपति है गाय की ताकत से। जमीन ज्यादा नहीं, जितनी है वो गाय के घास चारे के लिए ही पूर्ति है, लेकिन दूध और दूध की दूसरी चीजें जो वो दे रहे हैं। कुछ किसानों को तो ये बात इतनी समझ में आई है कि अब उन्होंने दूध देना बंद किया। वो कहते हैं जी दूध नहीं देंगे, आपको घी चाहिए तो ले लो, घी दे देंगे आपको, शुद्ध गाय का, दूध नहीं देंगे। मैंने एक दिन पूछा भैया क्यों, तो उसने कहा ये जो दूध हम दे देते हैं तो हमारे पास कुछ नहीं बचता, जो घी देंगे तो मट्ठा तो बचेगा कम से कम। देखो कितनी इंटेलिजेंसी। वो आदमी यूनिवर्सिटी में नहीं गया, एग्रो इकोनॉमिक्स उसने कभी नहीं पढ़ा। वो कह रहा है कि जो दूध दे दिया तो मेरे पास तो कुछ बचता नहीं है, मैं मट्ठा तो बचा सकता हूं अगर घी दूंगा आपको। मट्ठा मैं पीऊंगा, मेरे बच्चे पिएंगे, बचेगा तो गाय पिएगी, घी आप ले जाओ। तब मुझे समझ में आया कि हमारे देश में कहते थे ना, दूध बेचा नहीं जाता, ऐसा कहते हैं ना पुराने लोग। दूध बेचना पूत बेचने जैसा है। बच्चे को नहीं बेच सकते तो दूध भी नहीं बेच सकते। तो वो शायद कहावत इसलिए बनी होगी कि आप अगर दूध बेचते रहोगे तो कुछ बचेगा नहीं, तो दूध बेचो मत। दूध की बनाओ दही, दही का बनाओ मट्ठा, मट्ठे से निकालो मक्खन, घी बेचो। तो घी बेचो तो भाव भी अच्छा है, 180 रुपए किलो तो हमारे यहां मिलता है, लेकिन वही घी बंबई जाता है तो 500 रुपए किलो बिक जाता है। बेंगलोर चला जाए तो 600 रुपए किलो भाव है। जर्मनी चले जाए तो 4000 रुपए किलो तक भाव मिल जाता है वही घी का। 180 से लेकर 4000 रुपए किलो तक का रेट है गाय के देशी घी का। जर्मनी, वहां अमेरिका वगैरह वगैरह, उनको भी चाहिए, मिलता नहीं, क्योंकि उनके पास देशी गाय नहीं, जर्सी। तो मेरा मानना है गाय का आप थोड़ा पालन, उसका संरक्षण, संवर्धन शुरू कर दो। गौशाला बनाने का काम अगर यहां हो जाए तो आपकी गौशाला को पैसे की तो जरूरत पड़ेगी नहीं, दान के रूप में। मैं आपको विनम्रता से कहता हूं, एक गाय जो दूध देती हो, साल की कमाई उसकी 2 लाख रुपए की है, और खाने का खर्चा उसका 20,000 रुपए का है। तो 20,000 का खाना खाएगी, 2 लाख की इनकम है, दूध के रूप में, दही के रूप में, घी के रूप में, मक्खन के रूप में, मूत्र के रूप में और गोबर के रूप में। टोटल इनकम 2 लाख की। और जो बूढ़ी हो गई, दूध देना बंद करे, तो भी साल की इनकम 1.25 लाख की है, तो भी खर्चा वही 20,000 का है। तो इनपुट कम है, आउटपुट ज्यादा है। इसलिए गाय का बिजनेस भी आप करें, दूध का, गाय से मतलब दूध का, दही का, मक्खन का, घी का, गोबर का, आप शुरू कर दो। मैं आज बोल रहा हूं, 3 साल बाद सरकार बोलेगी इसी बात को कि गोबर गैस प्लांट लगाओ जगह जगह, सिलेंडर में गैस भरो और गाड़ियां चलाओ। डीजल हम ला नहीं सकते, पेट्रोल ला नहीं सकते, 150 रुपए लीटर है। तो इसलिए ये गोमूत्र से शुरू हुई आपके बीच की बात वहां तक पहुंचती है। और आप दूध पियोगे तो गाय बढ़ेगी, मूत्र का उपयोग करो दवा के लिए तो भी गाय बढ़ेगी, गोबर का उपयोग करो खेत में तो भी गाय बढ़ेगी। ये 3 तरीके से गायों को आप बचा सकते हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ा सकते हैं। अब मैं 5 मिनट में खत्म करता हूं कि गोमूत्र से और क्या क्या कर सकते हैं। हाँ, और क्या क्या। भागवती जी कहते हैं आंख के कोई भी रोग, आंख के सभी रोग कफ के रोग हैं जो आंख में है। जैसे मोतियाबिंद हुआ, ये कफ का रोग है। कैटरेक्ट जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं। ग्लूकोमा, ग्लूकोमा एक रोग है ना, काला पानी, काला। रेटिनल डिटैचमेंट एक रोग है जिसका तो दुनिया में कुछ भी इलाज ही नहीं है, रेटिनल डिटैचमेंट का ऑपरेशन भी नहीं है, उसका हो भी तो सक्सेस नहीं है। आप अमेरिका चले जाओ और किसी डॉक्टर को कहो रेटिनल डिटैचमेंट का, तो कहेगा ऑपरेशन कर सकता हूं, गारंटी नहीं है विजन आएगा कि नहीं। तो रेटिनल डिटैचमेंट, ग्लूकोमा, कैटरेक्ट। और आंखों में छोटी मोटी बीमारियां बहुत हैं, आंखें लाल होना, आंखों से पानी निकलना, आंखों में जलन होना। तो छोटी छोटी से लेकर सबसे खराब बीमारी रेटिनल डिटैचमेंट, ये सब गोमूत्र से ठीक होती है, क्योर होती है। शब्द पे ध्यान देना, कंट्रोल नहीं, क्योर होती है, जड़ से खत्म होती है। आप बोलेंगे जी क्या करें, बस इतना ही करना है कि देशी गाय का मूत्र कपड़े से छानकर एक एक बूंद आंख में डालें। आप में से किसी को चश्मा उतारना है अगर अपना, तो जरूर डालें।
3 महीने में आप लगातार डाल के देख लीजिए, नंबर बदल जाएगा और 1.25 महीने में चश्मा उतर जाएगा। ग्लूकोमा बिना ऑपरेशन ठीक होता है 4-4.25 महीने में। कैटरेक्ट अगर आपको डिसॉल्व करना है 6-6.25 महीने में ठीक हो जाता है। रेटिनल डिटैचमेंट को 1 साल लगता है, लेकिन लगातार गोमूत्र डालते रहिए, एक एक बूंद, बस इतना पर्याप्त है। आंखों में, बच्चों के कान बह रहे हैं, कान आप जानते हैं छोटे छोटे बच्चों के कान में मवाद निकलता है, बस 2 या 3 दिन एक एक बूंद कान में गोमूत्र की डाल दीजिए, पूरा कान साफ हो जाएगा, मवाद निकलना बंद। बच्चों की नाक बहुत बहती है, बार बार सर्दी होती है, बार बार जुकाम होता है। बागवती जी कहते हैं कि नाक बह रही हो, सर्दी बहुत हो, जुकाम बहुत हो, तो गोमूत्र तो नहीं कहा उन्होंने, गोघृत कहा। गोघृत माने गाय का घी, एक एक बूंद नाक में डाल दो बच्चों के, सर्दी जुकाम ऐसे गायब होगा जैसे गधे के सिर से सींग। गाय का घी। अच्छा, आपको नींद नहीं आती, अच्छी नींद लेनी है, बढ़िया नींद लेनी है, डीप स्लीप लेनी है, रात को एक एक बूंद गाय का घी नाक में डाल के सो जाओ, बहुत गहरी नींद आएगी। आपको खर्राटे बंद करने हैं। बहुत लोगों को खर्राटे आते हैं रात को सोते समय, सोने वाला तो नहीं जानता, पड़ोसी जानता है कि क्या तकलीफ होती है। तो जिनको भी खर्राटे बहुत आते हैं उनके लिए बहुत अच्छी दवा मैं बता के जा रहा हूं। गाय का घी एक एक बूंद नाक में डाल लो, 3 दिन बाद, चौथे दिन से खर्राटे बिल्कुल बंद हो जाए, स्मूथ एकदम आपकी नींद हो जाएगी। तो गाय के घी का भी उपयोग है औषधि के रूप में, गोमूत्र का। अब आता हूं, बाल झड़ते हैं, बहुत सारी बहनें शिकायत करती हैं बाल झड़ रहे हैं, तो गाय के दूध का दही बनाओ। दही को तांबे के बर्तन में रख दो, 5-6 दिन रखा रहने दो, फिर हरा हरा हो जाएगा, फिर उस दही को बालों में लगाओ, 1 घंटे के बाद बाल धो दो शीकाकाई से, शैंपू से नहीं, शीकाकाई से। हफ्ते में 4 बार कर सकते हैं, और बाल टूटना एक ही हफ्ते में बंद हो जाते, एक ही हफ्ते। कई बहनों ने तो मुझे बताया, राजीव भाई हमने तो एक ही बार किया था, उतने में भी बंद हो गए। अच्छा, भविष्य में बाल ना टूटे, अच्छे रहें, दुरुस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, तो महीने में 1 बार या नहीं तो महीने में 2 बार गाय के मूत्र से बाल धो लो। बहुत अच्छा कंडीशनर है, नेचुरल ऑर्गेनिक कंडीशनर है गाय का मूत्र। तो जैसे आप कंडीशनर यूज करते हैं ना, उसकी जगह गोमूत्र यूज कैसे करें? गाय के मूत्र में थोड़ा पानी मिला देना और जैसे कंडीशनर यूज करते हैं वैसे कर लेना। और आगे बढ़ता हूं। बच्चों की पसलियां बहुत तकलीफ की स्थिति में हो, बच्चों की आप कई बार महसूस करते हैं ना, उनको बलगम जमा हो गया, कफ जमा हो गया, तो ऐसे बच्चों को 1 चम्मच गोमूत्र पिला दो, एक ही दिन के बाद वो सारा कफ उतर जाएगा। आपको पीना है तो आप भी पी लो, आधा कप तक पी सकते हैं। फिर उसके बाद मूत्रपिंड के जितने भी रोग हैं, मूत्रपिंड के रोग आप सब समझते हैं, किडनी के फेलियर के और किडनी के तकलीफ के, ये सब में बहुत अच्छी दवा है गोमूत्र, उपयोग करो। गाय का मूत्र आधा कप, किडनी फेलियर के सब केसेस में आप उपयोग कर सकते हैं। मूत्र के कोई भी रोग में उपयोग कर सकते हैं, जैसे पेशाब थोड़ा थोड़ा आता है, गोमूत्र पीना शुरू करो, खुल के आएगा। पेशाब में जलन होती है, गोमूत्र पीना शुरू करो, जलन बंद। पेशाब कई बार लाल रंग का आता है, गोमूत्र पीना शुरू करो, नॉर्मल कलर होगा। मूत्र के लगभग 22-23 रोग इस अकेले गोमूत्र से ठीक होते हैं। फिर आपको कब्जियत बहुत है, कब्जियत, पेट साफ नहीं हो रहा है, 3 दिन गोमूत्र पी लो, आधा आधा कप, चौथे दिन से एकदम पेट साफ होगा, एकदम पेट साफ। फिर आपके शरीर में बीसियों रोग हैं, वात के, कफ के, पित्त के, आप उसमें उपयोग कर सकते हैं। पित्त के रोगों के बारे में बागवती जी की एक बात याद रखना कि गोमूत्र पित्त के रोगी जब भी लें तो वो घी का उपयोग ज्यादा करें। पित्त के रोगी आप समझते हैं, गैस बन रही है, एसिडिटी, ये लोग अगर गोमूत्र पिए पित्त ठीक करने के लिए तो घी ज्यादा खाएं, बस इतना ही निवेदन है उनका। बाकी वात और कफ वाले तो कुछ भी करें। तो बाल में उपयोगी, शरीर में गोमूत्र की मालिश करो आप, तो आपकी त्वचा पर जितने भी सफेद सफेद धब्बे हैं ना, सब चले जाएं। आंखों के नीचे डार्क सर्किल है, रोज सुबह ऐसे ऐसे गोमूत्र लगा लिया करो, डार्क सर्किल चले जाएंगे आप। खाज हो गई, खुजली हो गई, एक्जिमा हो गया, थोड़ा मालिश कर लो, सब खत्म हो जाएगा। तो ये गाय का मूत्र अद्भुत है। अब इस गोमूत्र को ज्यादा आज के समय में लोगों ने उपयोग करने के लिए एक टेक्निक डेवलप की है कि प्योर गोमूत्र मिले तो वैसे सबसे अच्छा होता है, लेकिन क्या करते हैं आजकल के गोमूत्र को उबालते हैं तो उसकी वाष्प बनती है, वाष्प को ठंडा करके अर्क बनता है। अर्क तो आप समझते हैं, तो गोमूत्र अर्क भी इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन मेरा कहना है कि प्योर मिले तो सबसे अच्छा, नहीं मिले तो अर्क ले सकते हैं, नहीं मिले तो, लेकिन अर्क ज्यादा नहीं लेना। अर्क सूक्ष्म मात्रा में ही लेने के लिए बागवट ने नियम दिया है। वो ये कहते हैं कि अर्क अगर लेना है तो 1 चम्मच पर्याप्त है, मूत्र पीना है तो आधा कप पर्याप्त है, अर्क लेना है तो 1 चम्मच पर्याप्त है। तो अर्क भी ले सकते हैं। अब बहुत लोग अर्क बना रहे हैं गोमूत्र का, आपको जो अच्छा लगे ले सकते हैं। ये निरंजन भाई भी बना रहे हैं, इनसे भी ले सकते हैं, ये यहीं पर इनकी गौशाला चला। आप भी गौशाला बनाएं तो उसमें भी अर्क बन सकता है। और अर्क बाजार में 500 रुपए लीटर बिकता है, बड़े बड़े वैद्य खरीदने को तैयार है। आप खाली गोमूत्र से अर्क ही बनाना शुरू कर दो। एक गाय 2.5 से 3 लीटर मूत्र देती है, और 100 गाय अगर आपके पास है तो साल की इनकम 1 करोड़ की आराम से हो जाएगी, अर्क बेच के ही हो जाएगी। अर्क के बाद जो बचता है ना,
जिसको हम कचरा समझते हैं, उससे साबुन बनता है, साबुन। और इतना अद्भुत है वो साबुन कि शरीर के त्वचा रोग खत्म कर देता है। अर्क निकालने के बाद जो बचता है उससे शैंपू भी बनता है, साबुन भी बनता है, वॉशिंग पाउडर भी बनता है। आपका फर्श साफ करने के लिए वो जो आप फिनाइल वगैरह इस्तेमाल करते हैं ना, ये गोमूत्र अर्क का भी बनता है, फिनाइल। गाय के गोबर से टाइल्स बनना शुरू हो गए इस देश में। टाइल्स समझते हैं, जो छत में लगाते हैं, और वो लगा दो तो टेम्परेचर 5 डिग्री कम कर देता है, टेम्परेचर 5 डिग्री कम कर दे। तो ऐसी अद्भुत गाय है भगवान ने हमको दी, प्रकृति ने दी। इसका संरक्षण संवर्धन हम करें, मूत्र का उपयोग करें, गोबर का उपयोग करें, घी का उपयोग करें, दूध का उपयोग करें, और हर चीज उपयोग करेगी तो मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो गाय आएगी। आप भी गाय रख सकते हैं, भारत में बहुत लोगों ने गाय रखी है। और कई लोग तो ये सुन सुनकर कार बेच के गाय ले आए, स्कूटर बेच के गाय ले आए, मोटरसाइकिल बेच के, क्योंकि वो कहते हैं राजीव भाई आप ही बोलते हो 10 साल के बाद मिलेगा कि नहीं डीजल पेट्रोल, भरोसा नहीं। फिर ये कार करेगी क्या, बैलगाड़ी में लगा के ले जाना पड़ेगा। तो पहले ही गाय ले आओ, तो गोबर गैस तो मिल जाएगी, गैस मिल जाएगी तो डीजल ना मिले तो भी कार चल जाएगी, पेट्रोल ना मिले तो भी कार। तो ये सब मैंने आज आपको कहा। भागवत चिकित्सा का एक पूरा चैप्टर इस पर है, गोमूत्र पर। मैंने उसके कुछ सूत्र आपको बताए। आप आज से ही इनका पालन करें अपने जीवन में और सुखी रहें, निरोगी बनाएं। ये जितनी भी बातें मैंने कही हैं ये किताबों में है। गोमूत्र चिकित्सा पर विशेष किताब हमने बनाई है, उसमें भागवत के 64 सूत्र हैं। सब तो नहीं लिए, 64 सूत्र हैं, वो आप चाहें तो ले जा सकते हैं। और वो पुस्तक पर मेरा कॉपीराइट नहीं है, सबको कॉपी करने का राइट।